इस कहानी के मेन लीड हैं हांडे अर्चल और बुराक डेनिस, जो कि लैला और किनान का रोल प्ले कर रहे हैं। लैला एक प्रोसिक्यूटर है जबकि किनान को जर्नलिस्ट दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है लैला से, जो अपनी दोस्त से कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि हम आखिर कब दोबारा मिलेंगे, 3 साल हो चुके हैं, तुम मुझसे वापस भी नहीं आती, कम से कम मुझे मिलने ही आ जाओ। जिस पर लैला कहती है कि मैं तो कभी वापस नहीं आऊँगी, मैंने हमेशा मुझ रहने का ही सोच लिया है। इतने में दरवाजे पर घंटी बजती है तो लैला की दोस्त दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर लैला ही होती है। ये सरप्राइज़ देखकर वो बहुत खुश होती है। दोनों मिलकर टेबल सेट करते हैं। फिर यास्मीन लैला से पूछती है कि तुम कितने अरसे के लिए आई हो, तो लैला उसे बताती है कि मैं इस्तांबुल शिफ्ट हो चुकी हूँ और मैं 3 दिन हो गए हैं, मैंने जॉब भी ढूंढ ली है। तो यास्मीन पूछती है कि तुम रह कहाँ रही हो, तो लैला कहती है मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। इतने में लैला के फ़ोन पर घंटी बजती है और वो कॉल लैला की माँ की होती है। जिस पर यास्मीन कहती है कि तुम उनसे अब तक बात नहीं कर रही, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था। तो लैला कहती है मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। लैला के फ़ोन पर दोबारा कॉल आती है, लेकिन इस दफ़ा कॉल उसके काम से होती है, जिसे वो उठाते ही वो परेशान हो जाती है और फिर कॉल बंद करते ही वो कहती है कि मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी केस आया है, और माजरत कर टेबल से उठकर चली जाती है। और इसी के साथ दूसरी जानिब कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते दिखाया जाता है और वो चिल्ला रहे होते हैं। इतने में किनान की गाड़ी वहाँ से गुजरती है और लोग कहते हैं कि किनान साहब अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं और कातिल का पता लगा सकते हैं। किनान की चीफ कहती है कि हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इंटरव्यू ख़राब मत कर देना, जैसा समझाया है वैसे ही करना। किनान की सेक्रेटरी कहती है कि ये जानते हुए भी कि उस आदमी की वजह से 42 लोगों की मौत हुई है, किनान सर कैसे मान गए उसका इंटरव्यू करने के लिए, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम ऐसे इंसान को जस्टिफाई कर ही क्यों रहे हैं। जिस पर मुराद कहता है कि सभी 42 लोगों के मरने पर परेशान हैं, मगर तुम सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। केनान होस्टर कहता है कि हम अपनी आज के ब्रॉडकास्ट में जानेंगे कि 42 मजदूरों की मौत जो कि कुछ महीनों पहले हुई, किसी हादसे की वजह से हुई थी या किसी इंसान की लापरवाही की वजह से। तो ये जानने के लिए हम आज का इंटरव्यू करेंगे अपने मशहूर बिजनेसमैन मिदहात तसलजा के साथ। मिदहात कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हादसा था। जिस पर केनान कहता है कि हमें तो रिसोर्सेज से यही पता चला है कि आपको बताया गया था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है और अगर कंस्ट्रक्शन ना की गई तो मज़दूरों की मौत हो सकती है, लेकिन आपने पैसे को तरजीह दी और मज़दूरों की ज़िंदगी को तरजीह नहीं दी। जिस पर मिदहात थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमें पता होता तो हम ज़रूर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक हादसा है और कुछ भी नहीं। केनान कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इंटरव्यू पे आए, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, और कहते ही अपने ब्रॉडकास्ट को ख़त्म कर देता है। इतने में केनान ड्रेसिंग रूम में जाता है और कहता है कि मिदहात सर, आपको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिस पर मिदहात कहता है कि उन लोगों के लिए ये सब कहना आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं, इतना महंगा होता है रिक्रिएशन एरिया को कंस्ट्रक्ट करवाना, और मेरे लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उन गरीबों की मौत से कई गुना ज़्यादा। मिदहात नहीं जानता कि केनान ने उसके इंटरव्यू को ऑन एयर कर दिया था। जिस पर केनान कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि 42 लोगों की मौत बहुत ज़्यादा लोगों की मौत है? तो केनान, जिस पर मिदहात कहता है कि ये सब ड्रामे करते हैं, इन सबको सिर्फ कंपनसेशन चाहिए, जब मैं इनके मुँह पर पैसा मारूंगा तो सारे के सारे चुप कर जाएंगे। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फैमिलीज रो रही हैं, इन सबको सिर्फ कंपनसेशन चाहिए, इन सबको सिर्फ पैसा चाहिए। इंटरव्यू को सुनते ही चीफ ये इंटरव्यू को रोकने के लिए भागी चली आती है। मिदहात केनान से कह रहा होता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सिर्फ पैसे से चीज़ों को नहीं बल्कि इंसानों को भी ख़रीदा जा सकता है। थोड़े से पैसे दूंगा और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बॉस भागते हुए आती है और मिदहात से कहती है कि खामोश हो जाएं, आपका इंटरव्यू ऑन एयर है। जिस पर मिदहात केनान को धमकियाँ देता है कि वो अब उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। केनान की बॉस भी कहती है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ, अब तुम्हें मुझसे ठीक से बात करनी होगी इस मामले में। तो केनान कहता है रात को डिनर में मिलते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि सब केनान को चेयर अप कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि केनान सर, आप हमारे हीरो हैं, जिसे देखकर केनान बहुत खुश होता है। अगले सीन में केनान और उसकी बॉस को दिखाया जाता है। केनान की बॉस उससे कहती है कि केनान, आखिर तुम कब बाज आओगे? जिस पर केनान कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कभी भी गलत चीज़ का साथ नहीं देता, और अगर तुम्हें ज़्यादा इशू है तो बेशक तुम मुझे निकाल दो। तो केनान की बॉस कहती है तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं चल सकता, और इस चैनल को ट्रेंड पर लाने वाले भी तुम हो, और तुम्हारे बगैर हमारी टीम कुछ नहीं। लेकिन केनान उसे इस्तीफ़ा पकड़ाता है और जितने में इस्तीफ़ा देखते ही वो उस इस्तीफ़े को फाड़ देती है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। केनान की नज़र टेबल पर दूसरी तरफ बैठी हुई लैला की तरफ होती है और मुसलसल उसे घूरी जाता है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, तो केनान ये देखता है कि लैला इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रही है। लैला अपनी दोस्त यास्मीन के साथ डिनर पर आई होती है। यास्मीन को कॉल आती है कि उसके क्लाइंट्स को पुलिस पकड़ कर ले गई है।
यास्मीन असल में एक डाइवोर्स लॉयर होती है और उसके क्लाइंट्स आपस में मियाँ बीवी होते हैं। यास्मीन को उन्हें छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिनर छोड़कर माजरत कर कर चली जाती है। दूसरी तरफ केनान मुसलसल लाइला को घूर रहा होता है। उसे इम्प्रेस करने के लिए वो मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि जो लोग शोर कर रहे हैं इन्हें कि खामोश हो जाए कि सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। मैनेजर उन लोगों से जाकर कहता है कि प्लीज़ खामोश हो जाए, ये सब कुछ लाइला देख रही होती है। वो लोग कहते हैं कि कौन है जो हमें खामोश करा रहा है, तो मैनेजर कहता है कि बहुत ही फेमस एंकर केनान ओस्तुर्क हैं। केनान उनसे कहता है कि प्लीज़ खामोश हो जाएं, आपकी वजह से बाकी लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम होते कौन हो हमें खामोश कराने वाले। उन दोनों में आपस में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। लैला ये सब देख रही होती है। देखते ही वो अपने टेबल से उठती है और उस आदमी से कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। वो आदमी कहता है तुम होती कौन हो। लैला उसके कान में कुछ कहती है और वो आदमी डर जाता है। लैला दोबारा उसके कान में कहती है कि सबसे माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। वो ऐसा ही करता है। केनान ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि मैं इतना बड़ा मशहूर एंकर हूँ, फिर भी वो मेरी बात से नहीं डरा। तो लैला ने उसके कान में ऐसा क्या कहा जो वो डर गया। ये देखते ही केनान लैला से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो लोग सबसे माफ़ी मांगकर वहाँ से जा चुके होते हैं। केनान फिर से लैला को घूरने लग जाता है। लैला उससे पूछ लेती है आखिर मुझसे कुछ चाहते हो तुम। तो केनान कहता है कि तुमने ऐसा क्या कहा उनके कान में, वो जो इतना घबरा गए और वहाँ से चले गए। लैला कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस उन्हें प्यार से समझाया। जिस पर केनान कहता है मैं जानता हूँ तुमने उनके कान में क्या कहा। लैला कहती है सोचना भी मत। केनान कहता है कि तुम एक प्रोसिक्यूटर हो और तुमने उसको धमकाया। लैला कहती है तुम आखिर मुझे कैसे जानते हो। केनान कहता है तो अगर जानता तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम एक दूसरे को जान सकते हैं। लैला कहती है शायद तुम्हारे अंदर कोई दिमाग पढ़ने की हिडन एबिलिटीज़ है। जिस पर केनान कहता है यस मैं तुम्हें प्रूव भी कर सकता हूँ, और उठकर उसके टेबल पर चला जाता है। केनान लैला से कहता है कि अपने दिमाग में एक नंबर सोचो। जिस पर लैला कहती है तुम सीरियस हो। तो केनान कहता है हाँ, अगर मैंने पहचान लिया कि वो नंबर क्या था तो हम मिलकर ड्रिंक पियेंगे, और अगर मैं ना पहचान सका तो हम फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे, आई प्रॉमिस। जिस पर लैला मान जाती है और अपने दिमाग में एक नंबर सोचती है। केनान कहता है कि तुमने नंबर 18 सोचा, और कहकर टेबल पर बैठ जाता है। लैला ये देखकर बहुत हैरान होती है कि आखिर केनान ने कैसे पहचाना। केनान वेटर को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए वही सेम वाली वाइन ले आए। वेटर लैला से कहता है कि आपके लिए भी वही ले आऊँ जो केनान साहब के लिए लाऊंगा, क्योंकि इनकी चॉइस बहुत अच्छी है। लैला कहती है होगी अच्छी चॉइस, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ पीती हूँ, मेरे लिए वाइट वाइन ले आए। अगली सीन में लैला केनान को कहती है कि तुम ऐसे आदमी लगते हो जो लड़कियों को तंग करता है और उनके पीछे पड़ जाता है, उनका नाम पता जानने की कोशिश करता है, उन्हें फूलों की टोकरियाँ भेजता है। तो केनान सुन के कहता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आज हम सिर्फ स्ट्रेंजर्स की तरह हैं, ना हम एक दूसरे का नाम पूछेंगे ना पता ना। लैला इस बात से एग्री कर जाती है। केनान कहता है कि तुम जैसा सोचती हो मैं ऐसा नहीं हूँ। तो फिर लैला पूछती है तो फिर आखिर तुम कैसे हो। तो केनान कहता है कि हम किसी को एक मुलाकात में जज नहीं कर सकते। हर कोई अब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह के दिखाई दे रहे होते हैं कॉन्फिडेंट, वैसे रियल लाइफ में नहीं होते। तो आप किसी को एक साइड पे जज नहीं कर सकते। लैला ये सुनते कहती है कि मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझती थी, मगर तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। फिर लैला कहती है अब हमें चलना होगा, बहुत देर हो गई है। जिस पर केनान कहता है कि सुबह होते ही मैं अपनी असिस्टेंट से कहूँगा कि तुम्हारा नाम और तुम्हारा पता ढूंढे और तुम्हें 500 फूल भी भिजवाऊंगा। जिस पर लैला कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। केनान कहता है हाँ, मगर एक शर्त पर, अगर तुम मेरे साथ डांस करो फिर से दोबारा हम स्ट्रेंजर बन जाएंगे। लैला कहती है कि एक शर्त पर डांस करूँगी अगर तुम पहचान लो कि मैंने अपने दिमाग में नंबर क्या सोचा है। वो इतना बड़ा नंबर सोच लेती है और केनान उस नंबर को गेस कर लेता है और लैला को उसके साथ डांस करना पड़ता है। डांस के बाद केनान लैला को टैक्सी में सी ऑफ कर देता है। अगले सीन में बहुत सन्नाटा दिखाते हैं। एक कातिल को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में छुरी पकड़ के एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। वो आदमी चिल्लाता है, चीखता है और कहता है तुम आखिर कौन हो, और दिखाया जाता है कि वो आदमी केनान ओस्तुर्क होता है। जिस आदमी को वो मारने की कोशिश कर रहा होता है वो कहता है तुम तो केनान ओस्तुर्क हो। जिसमें वो आदमी कहता है मैं केनान ओस्तुर्क नहीं बल्कि मैं दुआन हूँ, और साथ ही उसके पेट में खंजर खोप देता है। अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और केनान अपने टब से एकदम उठता है। सीन में दिखाते हैं कि केनान गार्डन में चाय पी रहा होता है। इतने में उसे मुराद की कॉल आती है और वो कहता है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तुम्हें जल्दी से ऑफिस आना होगा। एक बहुत बड़े फेमस बिजनेसमैन हमदी अतल बेग का किसी ने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश जंगल से मिली है। खबर को सुनते ही केनान फौरी ऑफिस आ जाता है। मुराद उसे बताता है कि बहुत बुरी तरह खंजर से लाश को मारा गया है। केनान उसे कहता है कि उसकी फैमिली से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि उसके कौन से दुश्मन थे।
ऑफिस के अंदर जाते ही केनान को मुराद बताता है कि उसके ऑर्गन्स तक को निकाल दिया गया है। केनान उससे पूछता है कि क्या वो अच्छा आदमी था या बुरा आदमी, जिस पर मुराद कहता है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी था। उसने औरतों के लिए बहुत फंडेड स्कूल भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बहुत गरीबों की मदद भी की। उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए केनान उसको इंटरनेट पर सर्च करता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लैला को चीफ प्रोसिक्यूटर अपने पास बुलाते हैं। चीफ प्रोसिक्यूटर लैला से कहते हैं कि आप तो सारी ज़िंदगी इस्तांबुल में रही, तो पिछले 3 साल पहले आपने इस्तांबुल से मुश्क क्यों चली गई और वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? जिस पर लैला कहती है कि वो एक बहुत अच्छी प्रोसिक्यूटर है और उसने आज तक बहुत सारे केसेस सॉल्व किए। जिस पर सीनियर प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जी हमने आपके बारे में भी बहुत सुना है। तो उससे पूछते हैं कि आजकल आप कहाँ रह रही हैं? तो वो कहती हैं कि मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। जिस पर प्रोसिक्यूटर पूछते हैं कि आपकी फ़ैमिली कहाँ है? तो वो कहती है वो भी इस्तांबुल में होती है। तो प्रोसिक्यूटर पूछते हैं कि आप उनके पास क्यों नहीं रहती? और अगले ही सीन में दिखाते हैं लैला का भाई जेल में होता है और उसकी माँ उससे मिलने आई होती है। लैला की माँ कहती है कि तुमने खाना ठीक से खाया, जिस पर उसका भाई कहता है और लैला की माँ कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम चंद ही दिनों में छूटने वाले हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे तो खुशी नहीं, मेरी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। मैं बाहर आते ही उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लैला की माँ कहती है भूल जाओ उसे, वो यहाँ से जा चुकी है। तो वो कहता है कि नहीं, वो वापस आ चुकी है, 3 दिन हो चुके हैं उसे इस्तांबुल वापस आए। ये सुनकर उसकी माँ बहुत हैरान होती है और वो कहता है उसकी वजह से पापा भी मुझे इतने साल से बुलाते नहीं और वापस आते ही मैं आप सबसे मिलूँ और उस लैला को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा और कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीनियर प्रोसिक्यूटर लैला को हामिद हतलबे का केस देता है। वो कहता है कि देखते हैं आप आखिर कितनी अच्छी प्रोसिक्यूटर है और ये देखकर लैला बहुत खुश होती है कि उसे इस्तांबुल में पहला इतना बड़ा केस मिल गया। केस लेकर वो ऑफिस से चली जाती है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि लैला केस सॉल्व करने के लिए जंगल जाती है, जहाँ पर हामिद हतलबी की लाश होती है। लैला गाड़ी से अपने जूते निकालती है और रफ़ीक कमिश्नर को कहती है कि मुझे लाश के पास ले चलें। रफ़ीक उसे लाश के पास ले जाता है। लाश को देखते ही वो कहती है कि मुझे इसको सीधा करके दिखाएं, जिस पर रफ़ीक कहता है कि आप नहीं देख पाएंगी मैम, उसके ऑर्गन्स को निकाल दिया गया है। जिस पर लैला गुस्से से कहती है कि मुझे लाश को दिखाया जाए। वो उसको टर्न करके लाश को दिखाते हैं। लैला लाश को ठीक से एग्जामिन करती है। अगले सीन में लैला फोरेंसिक लैब जाती है, जहाँ पर हामिद हतलबे के बच्चे उसकी लाश को देखने आते हैं। लैला वहाँ पर कैमरास को सेट करती है। थोड़ी देर बाद वो बच्चे अपने बाप की लाश को देखने के लिए आते हैं। लैला उनसे पूछती है कि आपका मरने वाले से क्या रिलेशन था, जिस पर वो बताते हैं कि हम उनके बेटा बेटी हैं। लैला उनसे अफसोस करती है। वो लोग लाश देखते ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लैला उन्हें पीछे से आवाज़ें लगा के रोकने की कोशिश करती है। उसका बेटा रुकता है। लैला उससे पूछती है, मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं, लेकिन क्या आपके वालिद के कोई दुश्मन थे या उन्हें किसी ने धमकी देने की कोशिश की? जिस पर हामिद का बेटा कहता है कि नहीं, मेरे बाप बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही उनके कोई दुश्मन थे। लैला उससे फिर से एक बार अफसोस करती है और कहती है शुक्रिया। इतने में लैला के फ़ोन पे रफ़ीक कमिश्नर की कॉल आती है। वो कहता है कि एक गवाह आया है और वो कह रहा है कि मैंने देखा है कत्ल होते हुए और मैं कातिल की शक्ल को भी पहचानता हूँ। जिसमें लैला कहती है मैं फोरेंसिक लैब में हूँ, उसको गवाह को यहीं ले आओ। इतने में केनान ओज़तुर्क का सीन दिखाते हैं कि वो कह रहा होता है कि आज 11 सितंबर 2023 है और आज बहुत सी ख़ास खबरें हैं, लेकिन सबसे ख़ास खबर ये है कि हामिद हतलबे का खून हुआ है, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन है। इतने में लैला का सीन दिखाते हैं। एक बूढ़ा सा आदमी गवाह बनकर आया होता है। लैला उससे पूछते हैं क्या आपने कातिल की शक्ल अच्छे तरीके से देखी है? जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कातिल को अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। लैला कहती है अगर आपको इतने अच्छे तरीके से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? जिस पर वो कहता है कि मैं डर गया था। लैला कहती है आखिर वो कौन? वो बूढ़ा आदमी टीवी की तरफ इशारा करता है। टीवी पर केनान ओज़तुर्क होता है। सारे देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लैला रफ़ीक कमिश्नर से कहती है कि केनान बे को पकड़ कर ले आएँ और उनसे पूछताछ करते हैं, फिर ही कोई फ़ैसला करेंगे। रफ़ीक कमिश्नर कहता है कि आप जानती भी हैं कि केनान ओज़तुर्क कौन है? तो लैला कहती है कौन है? तो वो कहता है कि वो सीनियर प्रोसिक्यूटर के बेटे हैं। आप उन्हें ऐसे कैसे उठा सकती हैं? लैला कहती है अगर उनके खिलाफ़ गवाह है तो उन्हें उठा के लाया जाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि केनान की सेक्रेटरी उसे कहती है कि पुलिस आपके लिए आई है। केनान पुलिस की बात सुनने जाता है तो पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। केनान पूछता है लेकिन आखिर क्यों? वो कहते हैं कि आपको स्टेशन जाकर ही पता चलेगा। वो उसको पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में वो लैला को देखकर बहुत हैरान होता है। लैला उसे कहती है कि मैं हूँ लैला, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। जिस पर केनान कहता है ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपना नाम बताने का, जिस पर लैला उसको घूरती है। लैला केनान से कहती है कि हम आपकी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। केनान कहता है लेकिन किस लिए? लैला कहती है कि कल रात आप कहाँ पर थे?
तो केनान कहता है एक बहुत ही खूबसूरत डिनर पे था। तो लैला पूछती है आखिर किसके साथ। केनान कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, जिस पर लैला उसको फिर से घूरती है। केनान कहता है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डिनर पर था। तो लैला कहती है उसके बाद। तो केनान कहता है कि उसके बाद मैं घर पर था। लैला कहती है कि आपके पास इस चीज़ का कोई सबूत है कि आप घर पर थे। केनान कहता है ये क्या मजाक है। लैला कहती है कि आपको हामिद हातिलबी के केस के जुर्म में पकड़ा गया है। केनान कहता है कि आखिर कैसे। लैला उससे कहती है कि आपके खिलाफ़ किसी ने गवाही दी है। केनान कहता है कि मैं उस गवाह को देखना चाहता हूँ। वो गवाह कमरे में आता है। वो में आते ही वो कहता है कि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं कभी आपको इतने करीब से देखूं। लैला कहती है ये कोई मजाक हो रहा है, इतने बड़े केस में तुम झूठी गवाही देने आ गए हो सिर्फ इसलिए कि तुम केनान को इतने करीब से देख सको। इस पर केनान कहता है कि मैं हूँ ही इतना फेमस, ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं लोगों से। तो इतने में केनान के साथ वो आदमी लिपट जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। लैला उसे कहती है कि आखिर तुमने उसके कान में क्या कहा। वो कहता है कि बस मैंने यही कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपसे बहुत मिलकर बहुत खुश हूँ। तो लैला कहती है नहीं तुमने कुछ और कहा था। केनान कहता है नहीं उसने सिर्फ मेरे कान में यही कहा था। लैला केनान से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ आखिर उसने तुम्हारे कान में क्या कहा। और वो गवाह वहाँ से भाग जाता है। लैला केनान से पूछती है आखिर उसने क्या कहा, मुझे बताओ, इस केस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। केनान लैला को नहीं बताता, जिस पर लैला कहती है रफ़ीक कमिश्नर से कि केनान को आज रात यहीं बंद कर लें। केनान कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। लैला कहती है मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें बंद कर सकती हूँ। फिर केनान उसे बता ही देता है कि उस आदमी ने क्या कहा। उस आदमी ने कहा था कि अगर तुम लोग सच जानना चाहते हो तो उस आदमी की बेटी के पास जाओ। लैला कहती है शुक्रिया बताने का, अब आइंदा इस केस के बीच में मत आना, ये केस मेरा है, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। और कमिश्नर से कहती है कि केनान सर को छोड़ दिया जाए। केनान वहाँ से निकलते ही मुराद को कॉल करता है। वो मुराद से सदफ़ के घर का एड्रेस मांगता है जो कि हामिद हतिलबी की बेटी होती है। एड्रेस लेते ही वो हामिद के घर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो कहता है कि मुझे मिस सदफ़ से मिलना है। मेड केनान को घर के अंदर इनवाइट करती है और सदफ़ को बुला कर लाती है। केनान सदफ़ से उसके बाप के मरने का अफसोस करता है। सदफ़ उससे उसके आने की वजह पूछती है। केनान कहता है कि क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं, जिस पर सदफ़ कहती है कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि हमारा अफसोस अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम बहुत गम में हैं। जिस पर केनान कहता है मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बाप का कत्ल क्यों हुआ। जिस पर सदफ़ कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम होगा। जिस पर केनान कहता है हो सकता है आप जानती हो। ये बात सुनते ही सदफ़ केनान पर चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने बाप के कातिल को जानती होंगी या फिर मैंने अपने बाप को मारा होगा। और कहती है कि केनान बे को इस घर से निकाल दिया जाए और बॉडीगार्ड्स को कह के केनान को घर से निकलवा देती है। जिस पर केनान कहता है कि मैं खुद ही चला जाऊँगा और वो खुद ही चला जाता है। दूसरी तरफ रफ़ीक कमिश्नर लैला से कहता है कि हम केनान का पीछा कर रहे थे लेकिन एकदम उसकी गाड़ी हमारी आंखों से ओझल हो गई और हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। जिस पर लैला रफ़ीक पर चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगी। थोड़ी देर बाद लैला को कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि केनान सदफ़ के घर गया था। ये सुनते ही लैला आग बगोला हो जाती है और केनान को कॉल कर देती है। जब केनान कॉल उठाता है तो वो उसे बताती है कि मैं लैला गिदिस बात कर रही हूँ। जिस पर केनान कहता है तो आप ऐसी लड़की तो नहीं लगती जो रातों को लड़कों को कॉल करे, क्या आपको मुझसे चॉकलेट चाहिए या फूल। तो लैला उससे कहती है कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ये बताओ कि आप सदफ़ के घर क्या लेने गए थे। जिस पर केनान कहता है कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। तो कहता है ऑफ़ कोर्स फ़ॉलो ही कर रहे होंगे। तो लैला कहती है मुझे सच-सच बताएं कि उसने आपको क्या बताया है। तो केनान कहता है मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, इवन मुझे घर से निकाल दिया। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे थे। तो लैला कहती है कि मैं आपको आखिरी दफ़ा फ़ोन करनी हूँ, इसके बाद मैं आपको वार्न नहीं करूँगी। तो बराए मेहरबानी इस केस से दूर रहें और मज़ीद मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करें। थोड़ी ही देर बाद उसे उसकी माँ की कॉल आती है जिसे सुनकर वो बहुत परेशान होती है। उसकी माँ कहती है कि तुम इस्तांबुल आई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। लैला कहती है हाँ आ गई हूँ, आपको इससे क्या। वो कहती है कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है, अगर तुम्हारा दिल करे तो उसे मिल लो आकर। लैला सुनते ही बहुत परेशान हो जाती है और कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल करी थी मगर कॉल तुम ही नहीं उठाती थी। लैला कहती है आप एक मैसेज ही कर देती, मैं आ रही हूँ इसी वक्त। और वह जल्दी से गाड़ी निकाल कर घर पहुँच जाती है। घर को देखते ही वो एकदम परेशान होती है कि अब इसके अंदर कैसे जाऊँ। और फिर बड़ी मुश्किल से लंबी सांस लेकर वो घर के अंदर जाती है। उसकी माँ उसे ज़ोर से गले लगा लेती है। वो लैला से उसका हालचाल पूछती है। लैला उससे मिलते ही ऊपर चली जाती है। लैला की भाभी उसकी माँ से पूछती है कि लैला यहाँ क्यों आई है। उसकी माँ कहती है कि तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली। दूसरी तरफ लैला अपने बाप की तरफ पास जाती है। बाप को जाते ही वो बहुत ज़ोर से गले लगा लेती है। वो रोती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। लैला बहुत परेशान होती है। वो अपने बाप से कहती है कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते।
लायला अपने बाप से पूछती है कि आप ठीक तो है ना बाबा, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बेटी। वो कहता है कि तुम वापस आ जाओ, अगर तुम इस्तांबुल आ गई हो तो हमारे पास इस घर में रहो। जिस पर लायला कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप भी जानते हैं। और लायला की माँ इतने में कमरे में आती है। लायला के लिए वो लेमनेड बना कर लाती है। वो कहती है लायला ये तुम बचपन में बहुत शौक से पीती थी, हमारे गार्डन से खास लीमों का बनाया गया है। लायला लेमनेड पीती है। उसके बाद लायला कहती है कि मुझे अब घर जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वापसी पे जाने लगती है तो उसकी माँ उसको बताती है कि तुम्हारा भाई कुछ चंद ही दिनों में जेल से छूट रहा है। जिस पर लायला कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो छूटे या ना छूटे, और इतनी जल्दी क्यों छूट रहा है। तो उसकी भाभी कहती है क्या चाहती हो तुम, उसको फांसी की सज़ा हो जाती तो तुम खुश रहती। जिस पर लायला, उसकी माँ और उसकी भाभी की आपस में लड़ाई हो जाती है। लायला की माँ कहती है उसने ऐसा भी कोई जुर्म नहीं किया, उसे जो कुछ भी हुआ था न जाने में हुआ था। लायला कहती है उसकी अनजाने की गलती ने एक छोटी सी बच्ची का कत्ल कर दिया, एक छोटी सी बच्ची की जान ले ली। जिस पर लायला की माँ उससे बहस करती है। वो कहती है कि जब उनके घर वालों को कोई एतराज़ नहीं, जब वो पैसे लेकर चुप कर रहे थे तो तुमने क्यों अपने भाई को जेल करवाई। तुम चाहती तो अपने भाई की जान को बचा सकती थी। लायला कहती कि मैं अपनी ईमान को कभी नहीं बेच सकती। उसके घर वालों ने बेशक राज़ी हो गए हो पैसा देखकर, उनकी मजबूरी का आप लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं कभी इस चीज़ को राज़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने सच का साथ दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे अकेले सच्चे होने से इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैला कहती है दुनिया की मुझे परवाह नहीं, मैं कैसी हूँ मुझे इससे लेना देना है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आती। फिर वही सब टॉर्चर, वही सब बातें, इसीलिए मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। और इतने में ये लड़ाई सुनते ही लैला का बाप नीचे उतर आता है। वो लैला से कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ, और उसकी भाभी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कि किनान सदफ़ की वीडियोस देख रहा होता है। इतने में उसके फ़ोन पर कॉल आती है। वो कॉल उसके बाप की होती है। उसका बाप उसे कहता है कि मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ, मुझे पता चला है कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ा है, ऐसा क्यों हुआ। किनान कहता है कि उनको गलतफहमी हुई थी, मसले वाली कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखें। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लैला ब्रश करते हुए न्यूज़ चैनल को देख रही होती है। न्यूज़ हामिदा दिलबे के बारे में होती है। न्यूज़ में उसकी तस्वीर को भी दिखाया जाता है। लैला गौर करती है कि लाश की आंखें तो ब्लू कलर की थी और हामिदा दिलबे की आंखें ब्राउन थी। वो बहुत हैरान होती है। वो फोरेंसिक लैब में कॉल करती है। वो उनसे पूछती है कि हामिदा दिलबे की आंखों का कलर क्या था। वो कहते हैं कि उसकी आंखों का कलर ब्राउन था, लेकिन उसको लेंस पहनाए गए थे। दूसरी जानिब सीनियर प्रोसिक्यूटर लायला को अपने रूम में बुलाते हैं। वो लायला से पूछते हैं कि कल क्या हुआ था, तुमने मेरे बेटे को यहाँ क्यों बुलाया, क्या तुम जानती नहीं थी कि वो मेरा बेटा है। जिस पर लायला कहती है मुझे रफ़ीक कमिश्नर ने बताया था कि वो आपके बेटे हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ गवाह आया तो मुझे उन्हें बुलाना ही मुनासिब लगा। जिस पर सीनियर प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो इतनी जुर्रत ना करता, मुझे तुम्हारी ये जुर्रत देखकर बहुत खुशी हुई। इसी के साथ सीनियर प्रोसिक्यूटर पूछते हैं कि मुझे पूरा मामला बताओ, कल क्या हुआ। लैला उसे बताती है कि ये वाला गवाह आया, उसकी तस्वीर दिखाकर। गवाह को देखते ही सीनियर प्रोसिक्यूटर थोड़ा-सा घबरा जाता है। सीनियर प्रोसिक्यूटर से लैला पूछती है कि आप क्या गवाह को जानते हैं? जिस पर सीनियर प्रोसिक्यूटर कहता है नहीं, मैं तो बस वैसे ही कुछ देख रहा था, तुम जाओ। जिस पर लैला कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सीनियर प्रोसिक्यूटर किसी बॉस को कॉल करता है। वो कहता है कि अनकारा में सब कैसे हैं? वो कहता है कि तुम जानते हो कि हामिदा दिलबे का केस कितना वायरल हुआ है, हम उसी के केस पर काम कर रहे हैं। वो उसको बताता है कि कल एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि वो इस केस का गवाह है, और अगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जब भी वो आदमी मिले और तुम मुझे ही सबसे पहले इन्फॉर्म करो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वो सिर्फ मेरे पास आना चाहिए डायरेक्ट। अगले सीन में किनान अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। वो कहता है कि कल के वाक़ये के बाद मुझे ऐसे लगता है कि वो कातिल चाहता है कि मैं उसे खुद ढूँढूँ। जिस पर थोड़ी ही देर बाद उसकी सेक्रेटरी कमरे में आती है। वो कहती है कि किनान सर, एक अननोन नंबर से आपको ईमेल आई है। ईमेल को ओपन करता है तो एक टेडी बेयर की तस्वीर होती है, जिस और नीचे लिखा होता है कि मैंने खाली हमदी की लाश को ही नहीं वहाँ रखा हुआ था, बल्कि उसके एंगल में टेडी बेयर को भी रखा होता है उसने, और एक लॉकेट को भी रखा होता है। किनान अपनी टीम से कहता है कि मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था, ये कातिल कोई आम सी चीज़ नहीं, ये चाहता है कि हम इसको खुद ढूंढें। अगर वो हमारे साथ गेम खेल रहा है तो अब हम भी उसके साथ गेम ही खेलेंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लायला भी उन सुराखों को ढूंढ लेती है। लायला उसी जगह पर लेटती है जहाँ पर हमदी की लाश होती है। वो लेटती है तो देखती है कि उसकी रिफ्लेक्शन सीधा एक लॉकेट पर पड़ती है, और उसके साथ ही एक टेडी बेयर को रखा गया है ऊंचाई पर। वो ढूंढते ढूंढते उस टेडी बेयर तक पहुँच जाती है। वो कॉप्स को कॉल करती है। वो आकर सबूतों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो अपनी टीम पर चिल्लाती है कि क्या आप लोगों ने ये सबूत ढूंढे थे?
आप लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई सबूत ही नहीं है। इतने में उसे किनान की कॉल आ जाती है। किनान उसे कहता है कि आपको टेडी बियर मिल गया, जिस पर लैला एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? किनान उससे कहता है मुझे तो आज की हेडलाइंस मिल गई, और कॉल काट देता है। लैला अपनी टीम पर बहुत चिल्लाती है कि ये आखिर बात उसे कैसे पता चली, जिस पर टीम कहती है कि हम में से किसी ने नहीं बताया। अगले सीन में दिखाते हैं कि सदफ अब इंटरव्यू के लिए आती है। काफ़ी लोग उसके आसपास जमा होते हैं। वहाँ पर किनान और लायला भी आ जाते हैं। लायला किनान से टकराती है। वो उसे कहती है कि आखिर तुम क्यों इन सब के बीच में आ रहे हो? ये केस मेरा है और मुझे ही सॉल्व करने दो। किनान उसे कहता है कि मैं बस सदफ से बात करने आया हूँ। लायला कहती है कि मैं पहले बात करूँगी। एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। किनान कहता है ठीक है, तुम पहले बात कर लेना। इतने में वो सदफ से जाकर पूछती है कि क्या आप जानती हैं कि आपके बाप का कातिल कौन था? तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मेरे पास फालतू टाइम नहीं। लैला उसे टेडी बियर की पिक्चर दिखाकर पूछती है कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? जिस पर वो एकदम डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। किनान लैला के पास आता है। वो कहता है कि देखा, कुछ भी नहीं हुआ। वो उससे कहता है कि इस बार मैं ट्राई करूँगा। अब हमें स्पीच ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। इतने में सदफ अपनी स्पीच स्टार्ट करती है। स्पीच के स्टार्ट होते ही वो कहती है कि हम सब जानते हैं कि हातिल पे कितने अच्छे इंसान थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियों की मदद की। वो कहती है कि मेरे बाप ने इतने तालीमी इदारे में फ़ंड किया औरतों के लिए, उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। कहते ही उसकी ज़बान एकदम लड़खड़ाने लग जाती है। उसे एकदम अपना बाप दिखाई देने लगता है। उसका बाप उसे कह रहा होता है कि कुछ मत बताना, कुछ मत बोलना। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ बताना चाहती है। इतने में ही वो चीख उठती है। वो कहती है ये एक घटिया इंसान था, एक घटिया इंसान, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़कियों के लिए इसलिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उनको इसलिए फ़ंड दिया ताकि उनका रेप कर सके। वो एक रेपिस्ट था, वो एक घटिया इंसान था। आज मैं चुप नहीं रहूँगी, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। वो अपनी माँ से कहती है कि बोलो, बताओ लोगों को कि वो किस कदर घटिया इंसान था और उसने कितनी लड़कियों पे ज़ुल्म किया। वो चीखती है, चिल्लाती है। उसका भाई उसे लड़ने के लिए आ जाता है कि तुम ऐसी घटिया बात क्यों कर रही हो? हमारा बाप ऐसे नहीं था। किनान और लैला उसको वहाँ से ले जाते हैं। वो लैला के गले लगकर बहुत रोती है। लैला उसको पुलिस स्टेशन ले आती है। किनान लैला से कहता है कि कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कातिल गलत नहीं होते। कुछ कातिल बिल्कुल सही होते हैं, जो ऐसे दरिंदों को मार देते हैं। जिस पर लैला कहती है कि कातिल तो कातिल ही होता है। अगर उसका इरादा अच्छा भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किनान कहता है कि ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसी चीज़ें देखकर लगता है कि कुछ लोग सही में ही कत्ल कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हामिद हदिल भी ये मौत डिज़र्व करता था। दूसरी तरफ किनान का बाप ये सब कुछ देख रहा होता है। वो थोड़ा-सा परेशान होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि किनान का बाप पूछताछ के लिए एक एरिया में जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी से पूछता है कि क्या आप अदरीस को जानते हैं? तो वो कहता है कि कौन अदरीस? वो उसे कहता है कि वो आप ही के एरिया में काम करता था। वो उसकी तस्वीर उस आदमी को दिखाता है। वो आदमी देखते ही पहचान जाता है कि ये तो मास्टर और अदरीस होते हैं। वो उसे कहता है कि 3 साल हो गए हैं, पहले ये यहीं पर काम करते थे टायरों का, पर अब यहाँ से जा चुके हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटर पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ गए? जिस पर वो बताता है कि वो अब रस्मी उस्ताद के पास काम करते हैं और अब वो वहीं पर होता है। जिस पर सीनियर प्रोसिक्यूटर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। अगले ही सीन में लायला और सदफ को दिखाया जाता है। लायला सदफ से शुक्रिया अदा करती है कि उसने सच्चाई बताकर कितने लोगों की मदद की और अपने बाप का असलियत लोगों को बता दी। जिस पर सदफ कहती है कि बहुत सी औरतों ने हमेशा कोशिश की कि वो मेरे बाप की सच्चाई बता सके, लेकिन हमेशा मेरा बाप उनको डरा धमका कर चुप करा देता था। और लायला उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि हम आपकी सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके जाने पर ही लायला रफ़ीक से कहती है कि इन लोगों का भी पीछा करें। जिस पर रफ़ीक कहता है कि ये इन लोगों ने तो सारे सबूत दिए, तो हम इनका पीछा कैसे कर सकते हैं। तो लायला कहती है कि हम इस सिचुएशन के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगले सीन में दिखाते हैं कि लायला और किनान कॉल पर बात करते हैं। किनान लायला से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कातिल रुक जाएगा? तो जिस पर लायला कहती है क्यों नहीं रुकेगा? तो किनान कहता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं रुकेगा। लायला पूछती है ऐसा क्यों? तो किनान कहता है कि उस टेडी बियर को देखकर और ये देखकर कि वो चाहता था कि हम उसे ढूंढें और तुम उसे ढूंढो, तो मुझे यही लगता है कि वो अभी मज़ीद लोगों का कत्ल करेगा। जिस पर लायला कहती है अगर वो चाहेगा भी तो नहीं कर सकेगा। किनान कहता है ऐसा क्यों? तो लायला कहती है कि मैं उससे पहले उसे पकड़ लूँगी। किनान लायला से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी बातें हमें
एक साथ डिनर करके करनी चाहिए। जिस पर लाइला किनान से कहती है कि लगता है हर लड़की से फ्लर्ट करना किनान साहब आपकी आदत है। जिस पर किनान कहता है कि मैं हर लड़की से फ्लर्ट नहीं करता और स्पेशली मैं हर खूबसूरत लड़की से फ्लर्ट नहीं करता। अगर मुझे फ्लर्ट ही करना होता तो मैं रोज़ाना इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया। जिस पर लैला कहती है तो फिर तुम किस तरह की लड़कियों से फ्लर्ट करते हो? तो किनान कहता है बिल्कुल तुम्हारे जैसी स्मार्ट और अक्लमंद और ब्रेव बहादुर। लाइला कहती है कि मैं उन बेवकूफ़ लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाए, और उसको गुड नाइट कहकर कॉल को बंद कर देती है। अगले दिन सुबह किनान अपने पेरेंट्स को मिलने आया होता है। किनान अपनी माँ से पूछता है कि पापा इतनी देर हो गई है अभी तक उठे क्यों नहीं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम उन्हें उठा लो जाकर। किनान ऊपर उन्हें उठाने जाता है तो टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े होते हैं और उसके बचपन की तस्वीरें। किनान ये देखकर थोड़ा सा अजीब फील करता है। किनान कमरे में जाकर अपने बाप को उठाता है। वो अपने बाप से पूछता है कि नीचे टेबल पर ऐसा चीज़ें क्यों पड़ी हुई हैं? तो किनान का बाप कहता है कि मुझे तुम्हारे बचपन की याद आ रही थी, इसलिए मैंने वो तस्वीरें देख रहा था। वो घबराकर मुंह धोने चला जाता है। किनान उससे पूछता है कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, जिसमें उसका बाप कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो किनान से कहता है कि तुम नाश्ते की टेबल पर जाओ, मैं मुंह धोकर नीचे आता हूँ। इतने में वो सब टेबल पर बैठे होते हैं। किनान की माँ किनान से कहती है कि आखिर कब हमें अपने पोतों की शक्ल देखना नसीब होगी? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम शादी क्यों नहीं करते? किनान का बाप कहता है कि जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी शादी की उम्र है या तुम शादी के लिए तैयार हो तो तभी शादी करना। हम तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करते। थोड़ी सी गपशप के बाद किनान अपने माँ बाप से मिलकर चला जाता है। किनान का बाप थोड़ा सा परेशान दिखाया गया है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि लाइला के फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो कॉल एक आदमी की होती है। वो आदमी कहता है कि मैं हामिद दिलबी का कातिल हूँ। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो बगैर पुलिस को बताए सामने वाली टैक्सी में बैठ जाओ। लाइला ऐसा ही करती है। टैक्सी में बैठते ही वो रफ़ीक कमिश्नर को मैसेज कर देती है कि पुलिस को इस लोकेशन पर भेज दें। टैक्सी उसे एक होटल के सामने उतारती है। कातिल उससे कहता है कि सीधी चली आओ। वो ऐसा ही करती है। जब कातिल की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि सामने कातिल नहीं बल्कि किनान ओस्तुर्क होता है। लाइला उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये कोई तरीका है? तो किनान उसे कहता है मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था तुमसे मिलने के लिए। लाइला पुलिस को कॉल करके कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ रॉन्ग कॉल थी, पुलिस को मत भेजना। किनान उससे कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन प्लीज़ मेरे साथ बैठो और डिनर करो। लाइला मान जाती है। लाइला उसके साथ बैठकर थोड़ी-सी बातें करती है। इतने में उसको कॉल आती है कि अभी तक घर नहीं मिला। किनान उससे पूछता है कि क्या तुम कोई घर ढूँढ रही हो? तो लाइला किनान को बताती है कि मैं रिसेंटली दोबारा इस्तांबुल शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल गेस्ट हाउस में रह रही हूँ। मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा जो मैं रेंट पर ले सकूँ। इसके बाद उन दोनों की आपस में थोड़ी-सी बातचीत होती है। वो हामिद दिलबी के केस के बारे में भी थोड़ी-सी बात करते हैं। उसके बाद लाइला किनान से कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, हमें अब जाना चाहिए। किनान लाइला को सी ऑफ करके टैक्सी में बिठा देता है। उसके जाते ही वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है। वो कहता है कि मेरी एक बहुत ही ख़ास दोस्त को घर चाहिए, तो उसके लिए एक घर का बंदोबस्त किया जाए। अगली सीन में दिखाते हैं कि किनान की सेक्रेटरी लाइला के लिए घर अरेंज कर चुकी होती है। लाइला नहीं जानती कि किनान ने उसके लिए ये घर अरेंज किया है। ब्रोकर लाइला को ये घर दिखाती है। लाइला की दोस्त यास्मीन को ये घर बहुत पसंद आता है। घर बहुत बड़ा होता है। लाइला देखते ही कहती है कि यकीनन इसका किराया भी बहुत ज़्यादा होगा। जिस पर बहुत लड़की ब्रोकर कहती है कि आपको किराए के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के जितना भी अफोर्डेबल होगा हम आपको उतने में ही ये रेंट दे देंगे। यास्मीन ये सुनते ही बहुत हैरान होती है और कहती है कि हमें मंजूर है, हम फ़ौरन से ये घर ले लेंगे। वहाँ पर घर सेलेक्ट हो जाता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि किनान के घर के बाहर वही गवाह खड़ा होता है जिसने किनान के खिलाफ गवाही दी थी। किनान उसका पीछा करता है और साथ ही लाइला को कॉल कर देता है कि उसे वो गवाह मिल चुका है और वो उसका पीछा कर रहा है। लाइला उसे कहती है कि मेरी ऑर्डर्स के बगैर कुछ भी मत करना। वो कातिल जानबूझकर चाहता है कि तुम उसका पीछा करो। किनान कहता है पर हमें उसे ढूंढना ही होगा। लाइला और किनान उस कातिल का पीछा करते हैं। किनान लाइला को लाइव लोकेशन सेंड करता है। उस कातिल का पीछा करते करते वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में एक घर होता है। किनान उस घर को बाहर से एग्जामिन करता है। लाइला उससे कहती है कि घर के अंदर मत जाओ, ये ख़तरनाक हो सकता है। उसने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस खुद ही देख लेगी। किनान बाज नहीं आता। वो घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। लाइला उसको फ़ोन करती है पर वो नहीं रुकता। इतने में किनान घर के दरवाजे को तोड़ चुका होता है। लाइला को भी उसके साथ कमरे में जाना पड़ता है। वो लोग वहाँ जाकर पूरे घर की छानबीन करते हैं। किनान वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा ढूंढता है। वहाँ दरवाजे के अंदर जाकर देखते हैं तो काफ़ी सारे खिलौने पड़े होते हैं। खिलौने ही देखते ही वो लाइला को ऊपर आवाज़ लगाता है। लाइला भी ऊपर आ जाती है। वो कहता है कि कातिल अभी और कत्ल करेगा, वो इधर नहीं रुकने वाला। इन खिलौनों को देखो, जितने खिलौने हैं लगता है वो उतने ही लोगों को मारेगा। इतने में
खिलौने ढूंढते हुए लैला को अपने बाप की तस्वीर दिखती है। लैला बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि उस कातिल का मेरे बाप से क्या लेना देना। लैला केनान से छुपाकर उस तस्वीर को अपने पॉकेट में छुपा लेती है। लैला केनान से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बीज है और उसे बीज से एलर्जी है। अगर किसी बीज ने उसको काटा तो वो उसी वक्त मर जाएगी। इतने में वो एक बीज उसको काट लेती है। लैला की तबीयत बहुत ख़राब होती है। वो वहाँ से निकलते हैं। लैला उसको बताती है कि उसकी मेडिसिन उसकी गाड़ी में है। केनान भागता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ता है, गाड़ी के शीशों को तोड़ता है और लैला का इंजेक्शन निकालता है। दौड़ते हुए वो वापस आता है, लैला को इंजेक्शन लगाता है और इतने में लैला बेहोश हो चुकी होती है। केनान उसको अपनी बाजुओं में उठाकर डॉक्टर के पास ले आता है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि सीनियर प्रोसिक्यूटर रमज़ी उस्ताद के पास इदरीस उस्ताद का पता करने आता है, जिस पर रमज़ी उस्ताद कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो अब कहाँ पर होता है, लेकिन जिस तरह आप उसका पता करने आए, कुछ दिनों पहले एक और आदमी भी उसका पता करने आया था। जिस पर प्रोसिक्यूटर पूछते हैं कि वो आखिर कौन था, और वो कहता है कि मैंने उसको देखा हुआ है टीवी पर मुझे नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो उसे केनान की पिक्चर दिखाता है। रमज़ी उस्ताद कहता है वो दिखता तो ऐसा ही था, लेकिन उसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, लेकिन वो सेम टू सेम इस तरह का ही दिख रहा था। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर कहते हैं शुक्रिया और वहाँ से चले जाते हैं। प्रोसिक्यूटर बहुत घबराया हुआ होता है। दूसरी तरफ केनान लैला को हॉस्पिटल लेकर पहुँच चुका होता है। वो हॉस्पिटल के अमले से कहता है कि लैला को बी ने काट लिया है और ये एक इमरजेंसी केस है। वो हॉस्पिटल का अमला लैला को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चला जाता है। केनान बहुत परेशान होता है कि लैला बच जाएगी ना। इतने ही अगले सीन में केनान के बाप को दिखाया जाता है, जो कि सीनियर प्रोसिक्यूटर होते हैं। वो एक हॉस्पिटल में पहुँचे होते हैं। वो वहाँ डॉक्टर स्वेल से मिलने गए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर मालूम होता है कि वो तो कब की रिटायर हो चुकी हैं। तो वो वहाँ पर मौजूदा साइकेट्रिस्ट से बातचीत करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपसे केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान के बारे में है। वो कहते हैं कि उस बच्चे को शुरू से ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था और हमने उसका ट्रीटमेंट भी कराया है। उसके बारे में वो डिस्कशन करना चाहते हैं। अगले ही सीन में केनान को दिखाया जाता है। केनान डॉक्टर से लैला की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है वो अब खतरे से बाहर है। अगर आप 10 मिनट भी लेट होते तो खतरे की बात थी, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है और वो इंजेक्शन भी काम कर गया। अच्छा किया आपने उन्हें वक्त पर इंजेक्शन लगा दिया। केनान कहता है कि अब वो कितनी देर में हम उनको लेकर जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि 2-3 घंटे की बात है, वो अंडर एग्जामिनेशन रहेंगी, फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं। केनान कहता है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या। डॉक्टर कहता है कि जब उन्हें वार्ड से निकाल दिया जाएगा तो आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर केनान का शुक्रिया अदा करते हैं और केनान डॉक्टर का। इसके बाद केनान के बाप का सीन दिखाया जाता है। केनान डॉक्टर से कहता है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ जब वो एक 5 साल का बच्चा था। डॉक्टर पूछते हैं कि 5 साल का बच्चा था तब आपने उसका चेकअप कराया तो डॉक्टर्स ने क्या कहा। केनान का बाप कहता है कि उन्होंने कहा था ये एक मल्टीपल इसका मेडिकल टर्म नहीं पता, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। तो केनान का बाप कहता है जी हाँ वही था उसको। वो कहता था कि एक दुआन नामी शख्स मेरे अंदर रहता है। वो एकदम से उसके अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स नज़र आता था। वो बिल्कुल ही अलहदा बच्चा होता था और खुद को दुआन बताता था। डॉक्टर कहती है फिर उसके बाद क्या हुआ। केनान के बाप ने कहा फिर हमने उसके लिए थेरेपी सेशंस रखे। डॉक्टर ने उसका इलाज कर लिया था। तो डॉक्टर पूछते हैं कि आपके उस अजीज़ को इस बारे में नहीं पता कि उसे ये बीमारी थी। तो वो कहता है कि नहीं, वो अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। जिस पर डॉक्टर कहती है तो वो क्या अपने बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरा था। तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ा हादसा उसके साथ पेश आया था, उसी के बाद हमने उसे अडॉप्ट किया था। डॉक्टर कहती है कि क्या वो ये जानता है कि वो अडॉप्टेड है। जिस पर प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि नहीं, वो ये भी नहीं जानता, उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि लैला को होश आ जाती है। केनान लैला से पूछता है कि तुम अब कैसी हो। लैला कहती है मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ। केनान कहता है कि तुमने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। लैला कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। केनान कहता है कि तुम्हें ड्रिप लगी है, तुम यहाँ से नहीं हिल सकती। मैंने पुलिस में कॉल कर दी है, वो लोग वहाँ पर मैनेज कर लेंगे, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। केनान से लैला शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी ज़िंदगी बचाई। केनान कहता है कोई बात नहीं। वो नर्स को बुलाने चला जाता है कि वो आकर तुम्हारी ड्रिप चेक कर दे। अगले ही सीन में केनान के बाप को दिखाया जाता है। केनान का बाप डॉक्टर से पूछता है कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बीमारी वापस आ सकती है कुछ अरसे के बाद। तो डॉक्टर कहती है जी, ऐसा बहुत केसेस में होता है कि वो बीमारी वापस भी आ जाए और वो बहुत बुरी बनकर साबित होती है। वो दूसरा इंसान बहुत बुरा शख्स बनकर वापस आता है। केनान का बाप थोड़ा सा घबरा जाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है वो बीमारी वापस आ चुकी है। तो जिस पर केनान का बाप कहता है मुझे लगता नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ऐसा हुआ तो फिर क्या हो सकता है। डॉक्टर को ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। फिर केनान का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें वो हामिदा दिलपी का कत्ल कर रहा होता है और वहाँ दरख्त पर टेडी बेयर रख रहा होता है।
इससे साबित होता है कि किनान ने ही हामिदा दिलबी का कत्ल किया होता है, जिसे सोचकर किनान का बाप बहुत परेशान हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि किनान को तो इसी के बाद मालूम ही नहीं कि उसके अंदर कोई दवान भी रहता है और वो लोगों के कत्ल कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लैला अपने बाप की तस्वीर को देख रही होती है। वो सोचती है कि हामिदा दिलबी के केस के साथ मेरे बाप का क्या ताल्लुक है। इतने में किनान रूम में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। वो कहती है मैं नहीं रुक सकती। वो खड़ी होती है, उसे चक्कर आ जाता है, जिस पर किनान कहता है कि तुम अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं हो पा रही, तो मेरे ख्याल से तुम्हें रुकना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं नहीं रुक सकती। किनान कहता है आखिर क्यों? वो कहती है मुझे कातिल को पकड़ना होगा। इसी के साथ पहले एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें फॉर मोर एपिसोड्स।